Hello dear students. So today's video is for class 12th. Last class में हम देखे थे about a very important physical quantity in electrostatics, that is electric field intensity. उसके बारे में डिस्कस किए थे, उसके बारे में फॉर्मूला भी डराइव किए थे। तो अब तक जितना भी पढ़े हैं, कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़े थे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहाँ पे जो फॉर्मूला भी आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज था 1/4πε0 Q/r²। जो फॉर्मूला था दैट इज फॉर ए पॉइंट चार्ज। ओके, पॉइंट चार्ज क्या होता है उसका भी कंसेप्ट बताया गया था। ओके, तो पॉइंट चार्ज की वो बात थी। नेक्स्ट अब जब पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, अब थोड़ा एक्सटेंडेड चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज नहीं, एक्सटेंडेड चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो मच लार्जर देन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप्स का हो सकता है, वन इज डिसकंटिन्यूअस और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, जैसे ये एक बॉडी है, इसमें चार्ज है, तो इस रीजन में ज़्यादा हो सकता है, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें फिर ज़्यादा होगा, इसमें बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। उसके बारे में कुछ स्टडीज़ है नहीं यहाँ पे हमारे कोर्स में। हमें पढ़ना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी में इसका टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, दैट मीन्स हर एक पार्ट में इक्वल अमाउंट में होगा। मीन्स ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, सपोज ये एक वायर होता, ठीक है, ये एक वायर होता 10 मीटर का, सपोज एक वायर होता, उसमें चार्ज, वो चार्ज होता, और वो जो चार्ज होता वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। ऐसा हम कब बोलते हैं, अगर उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल 10 मीटर के वायर को 1 मीटर के 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो हर एक पार्ट में इक्वल अमाउंट का चार्ज रहेगा। या फिर 2 मीटर के 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो भी हर एक पार्ट में इक्वल अमाउंट का चार्ज रहेगा। ये है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरे टाइप के भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, सबको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज का पहला टॉपिक। यहाँ पे लिखा है, उसका एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखा है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ओके, क्या लिखा है, सिंपल सी बात है, जब भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, उससे बहुत ज्यादा होगा, मच ग्रेटर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना भी है, क्या है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का चार्ज है, पर बॉडी में चार्ज उससे बहुत ज्यादा जब होता है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पे पढ़ना है। जो भी बॉडी का शेप होगा, हो सकता है कि उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हो सकता है कि बस सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हो सकता है कि लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग इस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड भी किया गया है। ठीक है, सभी को यहाँ पे पढ़ना है, उनसे रिलेटेड एक एक इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कैसे निकालते हैं एक फॉर्मूला, वो देखना है, उसको यूज करके उस कंसेप्ट को एक रिंग के लिए, एक सर्कुलर रिंग के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इतना आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो वो जो 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है पूरा। पहला टाइप है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट अगर चार्ज्ड है और उसके थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरा 3 डायमेंशनल वॉल्यूम में उसका टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा। ठीक है, एक बॉडी होगा, उसमें चार्ज सपोज Q है, तो वो Q पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन, देखो चार्ज स्प्रेड ओवर ए 3 डायमेंशनल वॉल्यूम कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसा है, यहाँ पे देखो ये डायग्राम देख सकते हो, ये एक वॉल्यूम है, ठीक है, कोई भी एक तो बॉडी है, उसका कुछ वॉल्यूम है, एक तो सपोज V है, उसका वॉल्यूम V ही ले लेते हैं। इसमें सपोज Q अमाउंट का चार्ज, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस टोटल वॉल्यूम में है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके है, प्लस अमाउंट का मतलब प्लस Q चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी हमें समझना है, जानना है, जिसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या बताता है? ये बताता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, ठीक है। मतलब V वॉल्यूम में Q चार्ज, तो वॉल्यूम 1 होगा तो कितना चार्ज, Q बाय V, मतलब चार्ज बाय वॉल्यूम वही है, चार्ज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल ये लिया जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं? रो, ओके, इसको रो पढ़ते हैं, रो, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम कर दो, जो भी मिलेगा किसी स्मॉल वॉल्यूम में। सपोज यहाँ पे एक तो स्मॉल वॉल्यूम लिया गया है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम। फिजिक्स में बार बार हम जब स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे V टोटल वॉल्यूम है, तो इस स्मॉल वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? dV लिखेंगे, dV वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो स्मॉल वॉल्यूम में सपोज dQ अमाउंट का चार्ज है, ठीक है। अगर पूरे वॉल्यूम को dV करके बहुत सारे dV में डिवाइड कर सकते हैं, तो हर एक dV वॉल्यूम में dQ अमाउंट का चार्ज होगा, सभी चार्ज मिलके Q बनेगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम dV है, उसमें dQ अमाउंट का चार्ज है, तो उतने वॉल्यूम के लिए भी अगर हम ये डेंसिटी को निकालेंगे तो वो भी रो ही होगा, उसको लिखेंगे dQ बाय dV। मतलब Q बाय V करने से भी रो ही मिलेगा और dQ बाय dV करने से भी रो ही मिलेगा। एक बॉडी के लिए, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रो का अमाउंट फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है ना। तो dQ बाय dV भी उसका फॉर्मूला हो सकता है, स्मॉल चार्ज बाय जितने वॉल्यूम में वो स्मॉल चार्ज है dV, ठीक है। ये भी हो गया रो इक्वल टू dQ बाय dV। अब देखो इस फिगर में, इसमें सपोज ये जो वॉल्यूम लिया गया है dV, वहां से r डिस्टेंस में, ओके, r यहां पे पोजीशन वेक्टर की तरह दिखाया गया है, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, ठीक है। उस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट पे, तो ये बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है ना, वेरी स्मॉल वॉल्यूम, उसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा dQ, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। पूरा का पूरा चार्ज भले ही पॉइंट चार्ज ना हो, पर इतने स्मॉल वॉल्यूम में जो dQ स्मॉल चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसा दिखेगा फॉर्मूला, DE मतलब इस स्मॉल चार्ज dQ के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड DE, ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 दिख रहा है, लिख सकते हैं dQ बाय r², Q बाय r² होता है पॉइंट चार्ज के हिसाब से, जो फॉर्मूला पढ़े थे, तो dQ बाय r², dQ की जगह पे लिख दिया रो dV, यहाँ से मिलेगा रो इंटू dV, dQ इक्वल टू रो इंटू dV, इसको लिख दिया, समझ में आ रहा है। अब अगर इस स्मॉल चार्ज के लिए वहां पे DE है, तो इस पूरे चार्ज के लिए जब हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। हर DE को मिलाते हुए जाएंगे तो E बनेगा, दैट मीन्स ये डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं, तो पूरा का पूरा हमें इंटीग्रेट करना है, मिला देना है सबको और टोटल निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन ही लेना है। ऐसा तुम लोग अपने 11th के डिफरेंट टॉपिक्स में किए भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही करेंगे, E निकालने के लिए DE का इंटीग्रेशन कर दिए तो E मिल गया। इस साइड में जो भी है यहाँ पे 1/4πε0 कांस्टेंट है, इस टर्म का इंटीग्रेशन लिखा गया है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया गया है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग या ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिमिट्स भी मिल जाते हैं, क्वेश्चन में वो मिल जाते हैं। हमें अभी ये जानना है, इंटीग्रेट करके हम इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस टोटल चार्ज, ठीक है,
P पे हमें पूरे वॉल्यूम के लिए चार्ज निकालना है, पूरे Q अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए। तो ये होगा मेथड, स्मॉल चार्ज के लिए निकालो और इंटीग्रेट कर दो, ये होगा मेथड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ये समझ आया, रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अब देखते हैं सेकेंड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले वाले में वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, नेक्स्ट में देखेंगे कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक 2 डायमेंशनल सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूअसली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए 2 डायमेंशनल सरफेस, एक सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली। तो यहां पे भी एक डेंसिटी हमें मिलेगा, ऐसे वो मिलेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, उसका सिंबल ये लिया जाता है, सिग्मा पढ़ते हैं इसको। ओके, ऐसे करके सिग्मा, सिग्मा वही होगा, मतलब यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज, दैट मींस चार्ज बाय सरफेस एरिया करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया ds में स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq रहेगा, तो सिग्मा इक्वल टू dq बाय ds लिख सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया, ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो सिग्मा होगा dq बाय ds। वही बात है, ये एक तो सरफेस दिया है, इसमें पॉजिटिव चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका एरिया s है, तो यहाँ पे किसी स्मॉल एलिमेंट ds से, ये ds स्मॉल एलिमेंट है, उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है, वहां पे अगर हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दैट dq, यहाँ पे dq चार्ज होगा ना ds में, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो dq कैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4πε0 dq बाय r स्क्वायर। फिर से, पर यहाँ पे dq क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू सिग्मा, सिग्मा इनटू ds। ठीक है, ये मिल गया हमें स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज dq। अब जब हमें पूरे चार्ज के लिए निकालना होगा q के लिए, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फिर से वही काम है, इंटीग्रेट कर देंगे उसको। ओके, 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके अगर स्मॉल एलिमेंट में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो फाइनली हम कैसे निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन करके यहाँ पे भी निकाला जाता है। ये दूसरा टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिख रहा है, नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली ओवर ए 1 डायमेंशनल लेंथ। ठीक है, एक लाइन में हो सकता है या फिर एक कर्व में भी हो सकता है, एक सर्कल जैसे रिंग में होता है। ओके, एक कर्व में हो सकता है या एक लाइन में हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो क्वांटिटी मिलेगा, जो डेंसिटी, वो क्या होगा, उसको हम सिंबल लेते हैं लैम्बडा। ओके, लैम्बडा इक्वल टू वही चार्ज बाय लेंथ। ठीक है, स्मॉल लेंथ dl में स्मॉल चार्ज dq, तो 1 होगा लेंथ, तो कितना होगा चार्ज, dq बाय dl। ठीक है, ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी dq बाय dl। अब देखो, ये एक टोटल लेंथ है l, एक वायर ले सकते हैं, एक कर्व जो है l है उसका लेंथ, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी स्मॉल एलिमेंट dl, जिसका चार्ज होगा dq, इसका चार्ज होगा dq, वहां से r डिस्टेंस पे पॉइंट है p, तो फिर से वही p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू dq, तो वो पॉइंट चार्ज जैसा ही बिहेव करेगा, तो ये फॉर्मूला आएगा dE इक्वल टू 1/4πε0 dq बाय r स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट चार्ज बन गया dq, dq के लिए ये लिख सकते हैं लैम्बडा dl। अब dq के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मालूम हुआ, तो टोटल चार्ज q के लिए हमें क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन, वही तो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन लेना होगा वहां पे। स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट। तो इसको यूज करके, ये वाले कंसेप्ट को, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको यूज करके हमें पढ़ना है एक रिंग के लिए। एक रिंग में अगर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके एक्सिस में किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो ये है टॉपिक। हमें इस रिंग के लिए, ठीक है,
टॉपिक का नाम लिख देंगे ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, ये एक रिंग है, एक सर्कल। ठीक है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके है। ठीक है, चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज क्यू अमाउंट का चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू इस पूरे रिंग में। ओके, हमें कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? इसके एक्सिस में, मतलब ऐसे समझो ये रिंग है, ये सेंटर हो गया, तो ये होगा एक्सिस, सेंटर से पास करके जो लाइन गया होगा। ठीक है, ये रिंग हो गया, ये सेंटर है, तो सेंटर से पास करके ये लाइन गया है, ये होगा इसका एक्सिस। एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है P, और उस P पॉइंट पे हमें एक फॉर्मूला निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, जो कंसेप्ट अभी पढ़े हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वही यहाँ पे यूज होगा। कैसे यूज होगा देखो। अच्छा, इसमें टोटल चार्ज Q है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है। ठीक है, उसका एक स्मॉल एलिमेंट dl। ठीक है, तो उसमें चार्ज होगा dq। इस dl स्मॉल एलिमेंट में चार्ज लेते हैं dq। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक बात बताओ, इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा? लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? टोटल चार्ज है q, और q इस पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब चार्ज बाय लेंथ। और ये पूरा लेंथ कितना है? सरकमफेरेंस ही है ना, 2 पाई r होता है, यहाँ पे a है इसका रेडियस, तो q बाय 2 पाई a ये होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका। ये समझ में आया? अच्छा, अब इसी चीज को अब क्या लिख सकते हैं? dq इक्वल टू, देखो इस dl एलिमेंट में चार्ज है dq, तो dq को क्या लिख सकते हैं? dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl लिख सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू dq बाय dl ही तो है, चार्ज बाय लेंथ, तो dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। लैम्डा का ये वैल्यू यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? दिस इज इक्वल टू q बाय 2 पाई a, ये लैम्डा हो गया, इंटू dl। समझ में आ रहा है? ये हो गया dq के लिए एक फॉर्म में मिल गया। ठीक है, अच्छा अब देखो इस सेंटर से वो पॉइंट x डिस्टेंस पे है, दिख रहा है? इसको लिख भी सकते हैं कॉपी में। हाँ, इस एलिमेंट से वो पॉइंट r डिस्टेंस पे है, स्मॉल r। ठीक है, सेंटर से x और एलिमेंट से r डिस्टेंस पे है। अब ये dq अमाउंट ऑफ चार्ज जो यहाँ पे है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जैसे इससे पहले निकाल रहे थे। ये यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो यहां से लेके यहां तक देखो, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड dq p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो ऐसे होगा, dE इस तरफ होगा। ऐसा क्यों है? ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से निकल के जाता है, तो ये इस डायरेक्शन में dE होगा। इस एलिमेंट के लिए dE इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। ठीक है, सपोज ये एक्सिस इस r के साथ थीटा एंगल बनाया है, ये थीटा एक्सिस r के साथ थीटा एंगल बनाया है। तो देखो अगर ये थीटा है तो इस एक्सिस को ऐसे लेके गए, इस लाइन को ऐसे लेके आए, तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। ये थीटा है तो ये भी थीटा। समझ में आ रहा है? वर्टिकली ऑपोजिट। तो देखो ये dE एक वेक्टर है, ये थीटा एंगल हो गया। तो इस dE के लिए हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। यहाँ पे दो कंपोनेंट क्या क्या होगा? इस डायरेक्शन में dE cos थीटा होगा। समझ में आ रहा है? रिजोल्यूशन dE वेक्टर, ये थीटा एंगल, तो इस डायरेक्शन में होगा उसका कंपोनेंट dE cos थीटा, तो इस तरफ होगा dE sin थीटा। ये ठीक है, ये इस dE के लिए। अच्छा, ये हो गया। अब देखो इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे और एक एलिमेंट है dl। यहां पे भी एक एलिमेंट हम लिए हैं dl, उसका भी चार्ज है dq, इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड में। ठीक है, तो ये भी वही काम करेगा।
यहां से वही r डिस्टेंस पे ही रहेगा वो पॉइंट, ये भी उस पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा DE, पर इस तरफ देगा। ठीक है, अगर ये थीटा बनाया था तो ये भी थीटा बनेगा, सिमेट्री के हिसाब से है ना, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे ये थीटा, तो ये भी थीटा बनेगा। ये थीटा है तो यहां पे भी थीटा बनाएगा, ये वही सेम बात है। अब ये DE दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, इसी तरफ होगा DE cos थीटा, ये थीटा है तो, और ऊपर की तरफ होगा DE sin थीटा। ये समझ में आ रहा है, रिजोल्यूशन क्लियर है। अब देखो ये डायमेट्रिकली दो जो एलिमेंट्स लिए हैं उनके लिए ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को। अब थोड़ा देखो, DE sin थीटा दोनों कैंसिल होगा कि नहीं, सेम मैग्नीट्यूड है, एक पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो DE sin थीटा कैंसिल हो गया, तो रहा क्या, सिर्फ DE cos थीटा। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे करके हम जितने भी एलिमेंट लेते जाएं, ऐसे ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड से दो एलिमेंट करके लेते जाओ, सभी के लिए ये वाले कंपोनेंट कैंसिल ही होंगे, DE sin थीटा वाले कंपोनेंट। ठीक है ना, दो एलिमेंट करके पूरे सर्कमफेरेंस में अगर हम लेते जाएं दो एलिमेंट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट दो एलिमेंट, तो सभी के लिए ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं DE sin थीटा वो कैंसिल ही हो जाएंगे। रहेगा क्या, रहेगा सिर्फ DE cos थीटा। ठीक है, तो मेन बात ये है कि एलिमेंट के लिए हमारे पास, किसी एलिमेंट के लिए है DE cos थीटा, DQ एलिमेंट के लिए, तो पूरे एलिमेंट के लिए हमें निकालना होगा E, इंटीग्रेशन ही करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कैंसिल होने वाली बात समझ में आई, DE sin थीटा कैंसिल होगा, तो रहेगा क्या, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला DE cos थीटा, और वो कितना होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा यहाँ पे लिख सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट, कितना होगा वो, दैट इज DE cos थीटा होगा। किसी एलिमेंट के लिए इतना ही तो रहेगा ना, ठीक है ना, एक एलिमेंट के लिए इतना ही रहेगा, हम इसी को इंटीग्रेट करना है आगे। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, DE का वैल्यू यूज कर दो, DE लिखे अभी तक, DE क्या होगा देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाय r स्क्वायर होगा इंटू cos थीटा, यही होगा तो DQ बाय r स्क्वायर इंटू cos थीटा। इस DQ की जगह पे लैम्डा DL को लिख सकते हैं, ये वाला लैम्डा DL को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो अगर इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इस पूरे रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो। ठीक है, वही करके देखते हैं। देखो यहां पे इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, जब हम E निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इंटीग्रेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, DQ की जगह पे क्या रखेंगे, लैम्डा DL। ठीक है, लिखे थे वहां पे, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब cos थीटा को क्या लिखेंगे, देखो वहां पे उस ट्रायंगल पे, फिर से देखो डायग्राम में देख लो, वहां पे ऐसे करके है, ये थीटा है, ये r है, ये x है, ठीक है ना, ये a है, तो cos थीटा मतलब b/h बेस बाय हाइपोटेनस, तो x बाय r होगा cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पे x बाय r लिख दिए। ठीक है, x बाय r लिख दिए। उसके बाद देखो E इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन ही तो लेना है ना, वही बात है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये। अच्छा, तो क्या आएगा, देखो दिस इज इक्वल टू, अच्छा इंटीग्रेशन जो करेंगे लिमिट क्या होगा, देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, r क्यूब ये बनेगा वो भी कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस। ठीक है, तो dl उसके अकॉर्डिंग लिमिट क्या होगा, स्मॉल लेंथ, स्मॉल एलिमेंट है वो dl, हमें पूरे सरकमफेरेंस के लिए निकालना है, तो हमारा लिमिट बनेगा 0 to 2 पाई a। समझ में आया, 0 से लेके पूरे सरकमफेरेंस तक उतने में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ये होगा हमारा लिमिट। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को निकालते हैं 0 to 2 पाई a। अच्छा,
लैम्बडा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख दो उसको, दिस इज इक्वल टू, अच्छा सबको बाहर ले जाओ, इसको लिख सकते हैं, अच्छा लिख दो इसे 0 to 2 पाई a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। लैम्बडा की जगह पे जो मिला था हमें q/2 पाई a, यही मिला था लैम्बडा की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला है, x/r³, ठीक है। अब इस dl को रहने दो dl, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो भी कांस्टेंट है बाहर लेके आओ, क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, q x डिवाइडेड बाई, ये पूरा आएगा 2 पाई a r³, ठीक है। dl का इंटीग्रेशन l होगा, लिमिट यूज होगा 0 to 2 पाई a, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx बाय 2 पाई a r³, ये बनेगा 2 पाई a बनेगा, लिमिट यूज करने से 2 पाई a। देखो क्या बन रहा है फिर, ये 2 पाई कैंसिल हो गया 2 पाई a के साथ, ओके। बाकी क्या रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx बाय r³, ओके, qx बाय r³, लिख दो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x बाय r³। अब एक और यहाँ पे देखते हैं चीज, उसी ट्रायंगल पे फिर से आओ, यहाँ पे देखो थोड़ा, ये a है, ये r और ये x था, ऐसे ही था ना। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस, तो r के लिए क्या लिख सकते हैं, a² प्लस x² लिख सकते हैं, r के लिए a² प्लस x², ठीक है ना। तो इसको क्या बन जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x बाय, ये क्या बन गया, r की जगह पे a² प्लस x², ठीक है, a² प्लस स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, उसका क्यूब, मतलब टू दी पावर 3/2, ठीक है ना। r की जगह पे इसका स्क्वायर रूट, फिर उसका क्यूब है, मतलब टू दी पावर 3/2, इतना मिल गया। अच्छा, ये चलो e के लिए एक्सप्रेशन हमें मिल गया, यही होता है, e के लिए हमें ये एक्सप्रेशन मिला, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखो, ये हमें फाइनली e के लिए एक्सप्रेशन मिला, ओके। तो यहां पे सपोज बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, क्या, वो पॉइंट, अगर P पॉइंट रिंग के सेंटर से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, फार डिस्टेंस पे, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। जो डिस्टेंस होगा सेंटर से पॉइंट का, वो डिस्टेंस उसके रेडियस से बहुत बड़ा होगा। अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पे जो a² है ना, ये a², इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम 0 मान सकते हैं, ठीक है ना। अब x इतना ज्यादा है, a इतना स्मॉल है, तो a² और भी ज्यादा स्मॉल होगा, तो a² को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें x² को नेग्लेक्ट कर दिए तो देखो क्या बन जाएगा, e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया, ये बन गया qx बाय, ये देखो a² को नेग्लेक्ट कर दो, x² टू दी पावर 3/2, तो ये x³ बन जाएगा। तो फाइनली क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x² मिला, q बाय x², ठीक है ना। तो अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा देखो, ये जो भी मिला हमें कैसा दिख रहा है, मतलब ऐसा हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि q अमाउंट का एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो x डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यही तो मिलता हमें, q अमाउंट के पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, तो यही मिलता पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाय x²। तो कंक्लूड क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर वो पॉइंट रिंग से फार डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो कैसा बिहेव करेगा रिंग, रिंग ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि
उसका पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर में कंसेंट्रेटेड होके पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव कर रहा है। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे फार डिस्टेंस का ही केस यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला तो ये है फाइनली, बस एक केस यूज किए हैं कि x बहुत ज्यादा है, बहुत फार डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। तो हमें क्या मिला, एक ऐसा एक्सप्रेशन मिला। तो क्या बोलेंगे कि अगर फार डिस्टेंस पे पॉइंट है तो रिंग कैसा बिहेव करेगा, जैसे कि उसके जो ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो उसके सेंटर में कंसेंट्रेटेड है, जो कि एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। यही बोलेंगे इस केस में बस है, ठीक है ना। तो ये हो गया रिंग का केस। ओके, तो डायग्राम को ठीक से बना के प्रैक्टिस करके हम इसको एक्सप्रेशन ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, सो इट इज अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसका एक ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी फिर देखेंगे। ओके।